हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक के चैप्टर 10 की, यानी कि गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक की। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, components of budget, budget receipts, revenue receipts, capital receipts, budget expenditure, measures of government budget. So without wasting any time, let's start. ओके, सो अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट की, कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। तो गवर्नमेंट बजट एक ऐसी एनुअल स्टेटमेंट होती है जो आइटम वाइज हमें ये बताती है, आइटम वाइज रिसिप्ट्स बताती है, एक्सपेंडिचर बताती है कि उस पर्टिकुलर ईयर में कितना खर्चा होगा, ठीक है, किस चीज पे खर्चा होगा, उससे रिलेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर हमें गवर्नमेंट बजट बताता है, ठीक है। और ये जो फिस्कल ईयर होता है ये हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक लिया जाता है, कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कितना एक्सपेंडिचर हुआ गवर्नमेंट का, किस चीज पे हुआ, तो वो उस चीज की जो एनुअल स्टेटमेंट होती है वो हमारी गवर्नमेंट बजट कहलाती है। अब नेक्स्ट हमारी चीज है कि बजट जो है वो गवर्नमेंट हर लेवल पे प्रिपेयर करती है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट पे भी और लोकल लेवल पे भी, ठीक है। तो इन तीनों लेवल पे ही गवर्नमेंट जो है उसके रिस्पेक्टिव एनुअल बजट को प्रिपेयर करती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट बनाती है उसको हम यूनियन बजट कहते हैं, क्योंकि वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट जो है वही एक मेन बजट होता है जो सारे फंक्शंस से रिलेटेड होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको यूनियन बजट कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की, ठीक है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कि रिसोर्सेज को री एलोकेट करना, ठीक है। रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने से हमारा क्या मतलब है कि बजटरी पॉलिसी की हेल्प से, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो ये देखती है कि कितना बजट है, उस बजटरी पॉलिसी की हेल्प से गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज को इस एम के साथ रीएलोकेट करती है कि वो जो है इकोनॉमिकली, सोशली, दोनों ही तरीके से बेनिफिशियल हो लोगों के लिए। इकोनॉमिकली कैसे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और सोशली कैसे कि पब्लिक का भी इसमें वेलफेयर हो। इसी तरह से वो जो है रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है, रिसोर्सेज का यूज करती है। अब बेसिकली हमारी गवर्नमेंट जो है वो कैसे इन रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है, तो कैसे करती है, टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज से, जैसे कि किसी भी चीज पे सब्सिडी देना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कंसेशन दे देती है या फिर सब्सिडीज दे देती है प्रोड्यूसर को, ठीक है। या फिर क्या करती है, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता तो गवर्नमेंट क्या है, उस प्रोडक्शन को अपने अंडर कर लेती है जो प्राइवेट सेक्टर जिसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, के इनकम और वेल्थ के मामले में जो हमारी इंडिया में इनइक्वालिटी चलती है उसको रिड्यूस करना, ठीक है। आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है एक ऐसा इनहेरेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम का जो सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एम ये है कि वो जो है इन ऐसी इनइक्वालिटीज को जो कि इनकम और वेल्थ से रिलेटेड है उसको अपनी इस बजटरी पॉलिसीज से कम कर सके, ठीक है। और कम कैसे करेगी, गवर्नमेंट क्या करती है, इस एम के साथ काम करती है कि वो जो जो इनकम है वो रिच और पुअर दोनों को में ही बराबर बटे, ठीक है, ताकि कोई भी ये फासला ना हो कि ये अमीर है और ये गरीब है। इस इनइक्वालिटी को कम करने में हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। गवर्नमेंट बजट का यूज बिजनेस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। बिजनेस फ्लक्चुएशन किस तरह से होती है, एक तो होती है इन्फ्लेशन से और डिफ्लेशन से, वो भी हमें पता चलेगा अभी इन्फ्लेशन और डिप्रेशन के बारे में, ठीक है। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर और टैक्सेस होते हैं वो इन प्राइस फ्लक्चुएशन से लड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है,
इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी इमर्ज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, कि इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी कब होती है, जब डिमांड जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम होती है। तो ऐसे में हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, डिफ्लेशन करती है। डिफ्लेशन मीन्स गवर्नमेंट क्या करती है, अपना खर्चा ज़्यादा बढ़ा लेती है और टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज दे देती है। ठीक है, दोबारा से इसको समझते हैं। इन्फ्लेशन वो होता है जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। ठीक है, और डिफ्लेशन तब होता है जब कोई चीज़ हमारी बिक नहीं रही होती, तो सरकार क्या करती है, उसको सस्ता कर देती है, अपना खर्चा बढ़ा देती है और उस पर टैक्स कंसेशन या फिर सब्सिडीज देने लग जाती है, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री हैं जो कि सोशल वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, तो बजट जो है वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ प्रिपेयर किया जाता है कि अलग अलग मैनेज करने के लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए जाते हैं, ताकि लोगों को जो है वो फाइनेंशियल हेल्प दी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो हमारी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंड करता है। इस पर्पज़ के लिए बजटरी पॉलिसी क्या करती है, वो जो है सफिशिएंट रिसोर्सेज को पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और हमारे जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। अब नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। रीजनल डिस्पैरिटीज़ कैसे कम होगी, टैक्स लगा के, एक्सपेंडिचर पॉलिसीज लगा के हर एक इलाकों में। ठीक है, हर एक बैकवर्ड रीजन में गवर्नमेंट ये रीजनल डिस्पैरिटीज कैसे कम करती है, टैक्सेशन के थ्रू या फिर एक्सपेंडिचर पॉलिसीज के थ्रू, ताकि जो है ये प्रोडक्शन यूनिट जो है वो और भी ज़्यादा सेटअप की जा सके उन इलाकों में जो कि बैकवर्ड हैं। ठीक है, ओके। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बजट के। बजट के कंपोनेंट कौन कौन से, तो बजट के दो कंपोनेंट्स हैं, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट जो है वो गवर्नमेंट बजट के रिवेन्यू एस्पेक्ट से डील करता है, मींस कि कितना रिवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के पास आया है। ठीक है, और कैपिटल बजट जो है वो गवर्नमेंट बजट में कैपिटल एस्पेक्ट से डील करती है कि कितनी गवर्नमेंट के पास कैपिटल है। ठीक है, तो रिवेन्यू बजट के दो पार्ट होते हैं, रिवेन्यू रिसीप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रिवेन्यू की रिसीप्ट्स और रिवेन्यू जितना आया उससे क्या खर्चा करना है वो। ठीक है, कैपिटल बजट के भी दो ही पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बजट रिसिप्ट की। बजट रिसिप्ट हमारा क्या होता है, बजट रिसिप्ट हमारा वो एस्टिमेटेड मनी रिसीप्ट होता है जो गवर्नमेंट जो है सारे सोर्सेज से कलेक्ट करती है एक गिवन फिस्कल ईयर के अंदर। ठीक है, एक फिस्कल ईयर में कितनी मनी रिसीप्ट्स गवर्नमेंट के पास हैं जो उसने अपने बाकी सारे रिसोर्सेज से कलेक्ट करी हैं, कितनी रिसीप्ट्स उसके पास एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स हैं, उनको पता लगाना, उनका मतलब उनको इकट्ठा करना, उनका पता लगाना कि एक फिस्कल ईयर में कितनी मनी रिसिप्ट एक गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, बजट रिसिप्ट्स। अब हमारी बजट रिसिप्ट जो है वो दो तरह की होती हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो ना ही लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं और ना ही कोई एसेट्स को कम करती हैं। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती हैं जो या तो लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं या फिर एसेट्स को कम करती हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते और कैपिटल रिसिप्ट्स में चेंजेस आते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स के सोर्सेज क्या हैं। तो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स के दो सोर्सेज होते हैं, टैक्स रिवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में क्या होता है, टैक्स रिवेन्यू में वो सारी रिसिप्ट्स होती हैं जो हमारे टैक्सेस से या फिर गवर्नमेंट ने जो ड्यूटीज इम्पोज की हैं, जो टैक्स इम्पोज किया है उनसे आता है। ठीक है, तो ये टैक्स रिवेन्यू के अंदर वो चीज़ें आती हैं। और नॉन टैक्स रिवेन्यू में वो रिसिप्ट्स आती हैं जो टैक्स रिसिप्ट से अलग होती हैं। ठीक है, टैक्स रिवेन्यू हमारा क्या होता है, टैक्स रिवेन्यू हमारी वो रिसिप्ट्स होती हैं जो हम टैक्सेस से या फिर बाकी जो लॉज या ड्यूटीज या जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है उनसे कलेक्ट करते हैं। और नॉन टैक्स रिवेन्यू वो रिसिप्ट्स होती हैं जो कि हमारी टैक्स रिसिप्ट से अलग होती हैं। अब टैक्स रिवेन्यू भी हमारे जो हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो किसी की प्रॉपर्टी पे या फिर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम पे लगाए जाते हैं या फिर किसी कंपनी पे लगाए जाते हैं, और ये जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को इनको पे करना होता है। ठीक है, कि जो भी इन प्रॉपर्टी का ओनर होता है या जो भी इस इनकम का, कंपनी का, किसी भी चीज़ का जो ओनर होता है, उसको ही ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को सीधे सीधे देने होते हैं। ये जो है टैक्स बहुत कंपलसरी होता है, इसका बर्डन आप किसी और पे नहीं डाल सकते। अब दूसरी तरफ है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी भी इंडिविजुअल की इनकम या फिर प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब जितना उसने एक्सपेंडिचर कंज्यूम करा है उसके बेसिस पे। ठीक है, इसका जो बर्डन है वो आप किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शनल टैक्स होता है। अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, वरना रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये जो टैक्स होता है वो गुड्स और सर्विसेज से होता है। जैसे कि आपका जीएसटी है, तो जीएसटी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में, अगर आप गुड्स नहीं लोगे तो आपको जीएसटी पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको तो वो देना ही पड़ेगा ना। तो ये बेसिक इनमें डिफरेंस है। अब है नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू के क्या सोर्स हैं? पहला है इंटरेस्ट। ठीक है, कि जैसे कि आपको पता है कि आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिर है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। ठीक है, फीस। फीस आपको पता है कि गवर्नमेंट मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी सर्विस को दे के करने के लिए आपको किसी ना किसी चीज़ की फीस देनी पड़ती है। जैसे कि आपको कोर्ट की फी देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन की फीस देनी पड़ती है, इंपोर्ट की फीस देनी पड़ती है। ठीक है, अगला है हमारा लाइसेंस फीस। ठीक है, लाइसेंस फी वो पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट को देनी होती है किसी भी चीज़ को या किसी भी काम की परमिशन के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई गन रखनी है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। अगर आपको कोई नेशनल परमिट चाहिए किसी व्हीकल्स के लिए तो उसके लिए भी आपको वो पेमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपका फाइन्स एंड पेनल्टीज। ठीक है, ये वो पेमेंट्स होती हैं जो लॉ ब्रेकर्स पे लगाई जाती हैं, जो कानून तोड़ के जाते हैं उन पे ये फाइन्स और पेनल्टीज लगाई जाती हैं। अब है एस्चीट्स। एस्चीट्स हमारे वो क्लेम होते हैं जो गवर्नमेंट किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी पे करती है, जो अपने पीछे एक ऐसे लीगल हायर को मतलब छोड़ के चले जाए। मतलब कोई भी, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये कोई इंसान है, उसकी एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब उसने, वो मर गया लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है उसने किसी के नाम नहीं करी। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो सीधा गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? एस्चीट्स। नेक्स्ट हमारा गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारी फॉरेन गवर्नमेंट से, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब गिफ्ट्स और ग्रांट्स रिसीव करती है। कभी कभार क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स और कंपनीज होती हैं उनके भी कुछ वॉलेंट्री गिफ्ट्स मनी होते हैं जो गवर्नमेंट को ये देते हैं। तो ये गिफ्ट्स जो होते हैं वो कोई रेवेन्यू का फिक्स्ड सोर्स नहीं होते, ये बस जनरली रिसीव किए जाते हैं नेशनल क्राइसिस के तौर पे। जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी नेशनल क्राइसिस होगी किसी स्टेट में, तो कोई भी एक्टर आया उसने इतना दे दिया, तो ये सारे ग्रांट्स गिफ्ट्स ये सारे लोग वो दे देते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर फीचर। फोर फीचर जो है वो भी एक तरह की पेनल्टी होती है जो कोर्ट लगाता है अगर आप किसी भी ऑर्डर को कंप्लीट नहीं करते या फिर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट आप फुलफिल नहीं करते। नेक्स्ट हमारा सोर्स है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट वो पेमेंट होती है जो ओनर करता है उस प्रॉपर्टीज के लिए जिसकी वैल्यू या मतलब अप्रिशिएट हो जाती है, मीन्स जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से। तो ये वो सारी चीजें इन्हें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया, ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीप्ट। अब तक हमने पढ़ा रेवेन्यू रिसीप्ट्स के सोर्सेज। तो कैपिटल रिसीप्ट्स के सोर्सेज जो है वो तीन ग्रुप्स में बांटे गए हैं: बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसीप्ट्स। ठीक है, बोरोइंग क्या है? बोरोइंग जो है वो फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट रेज करती है ताकि वो जो है अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर को मीट कर सके। यानी कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का बजट है 1 लाख रुपए का लेकिन खर्चा आ गया 1.5 लाख का, ठीक है, तो वो 50 लाख जो है वो बोरो करेगी। तो ये क्या है? हमारी कैपिटल रिसिप्ट। इससे क्या हुआ है? बोरो कर रही है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, और कैपिटल रिसिप्ट हमारी क्या होती है? जो या तो लाइबिलिटी बढ़ाती है या फिर हमारे एसेट्स को कम करती है ना। तो अब ये बोरोइंग करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, हमारा हम पे लाइबिलिटी, हम पे उधार बढ़ेगा, है ना। अब हमारी नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन्स। के लोन्स की रिकवरी करना। आपने जो लोन्स दिए थे आपने वो लोन्स जो के पैसे जो है वो सूद समेत वापस कर दिए, तो इससे क्या हुआ? आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। ठीक है, और दूसरे हमारे रिसिप्ट हो गई जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट या फिर स्मॉल सेविंग्स। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि आप या फिर अपना शेयर का कोई पार्ट या फिर आप पूरा ही शेयर जो है किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होती है, अगर आप उसे सेल कर देते हो तो वो हमारी क्या होती है?
डिसइन्वेस्टमेंट। और स्मॉल सेविंग्स क्या होती हैं? स्मॉल सेविंग वो फंड्स होते हैं जो पब्लिक से लिए जाते हैं पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के तौर पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बजट एक्सपेंडिचर की। बजट एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है कि गवर्नमेंट का एक फिसल ईयर में कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो वो बजट एक्सपेंडिचर हमारा वही बताता है। बजट एक्सपेंडिचर हमारे दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो ना ही तो कोई एसेट्स बढ़ाता है और ना ही कोई लाइबिलिटी कम करता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो या तो कोई एसेट बढ़ाता है या फिर आपकी लाइबिलिटी को कम करता है। ठीक है, जैसे कि आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हो गए, जैसे कि आपको सैलरी देना, तो अगर आपने किसी को सैलरी दी तो ना ही तो इससे कोई एसेट बढ़ा, ठीक है, ना ही आपकी कोई ये लाइबिलिटी थोड़ी ना थी, ये तो आपकी जॉब थी देने वाली। ठीक है, तो ना ही कोई आपकी लाइबिलिटी घटी। ठीक है, तो ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि सरकार ने मेट्रो बनवा दी तो इसमें कितने सारे पैसे खर्च हुए, तो इससे हमारा एक एसेट बढ़ा। ठीक है, तो ये हमारे किस में आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। ठीक है, बजटरी डेफिसिट क्या होता है? जब हमारा खर्चा जो है हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, तब हमारी कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है? बजटरी डेफिसिट की। डेफिसिट मीन्स एक कमी आ जाती है। तो हमारी तीन तरह की बजटरी डेफिसिट होती हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हमारी रेवेन्यू रिसीव्ड से ज्यादा हो जाता है, तो वो हमारी क्या, वो कंडीशन हमारी क्या होती है? रेवेन्यू डेफिसिट, कि रेवेन्यू जो है वो कम पड़ जाता है। तो रेवेन्यू डिफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड्स, ये फॉर्मूला है इसका। सेकंड है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता है कि जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारी टोटल रिसीप्ट से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, टोटल रिसीप्ट में हमारी बोरोविंग नहीं आती। ठीक है, कि एक फिसल ईयर में जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल रिसीप्ट से ज्यादा हो जाता है, तो वो हमारी कौन सी कंडीशन क्रिएट कर देता है? फिसल डेफिसिट की। फिसल डेफिसिट के किसके इक्वल होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, के उसमें बोरोविंग इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या इंप्लाई करता है? डेब्ट ट्रैप। ठीक है, कि डेब्ट ट्रैप में फंस जाना। ठीक है, मतलब कर्ज में डूब जाना। इन्फ्लेशन हो जाना मींस डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। फॉरेन डिपेंडेंसी, फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड हो जाना। हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ, इसका मतलब हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ, इसका मतलब है कि बोरोइंग जो है वो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा देगी। इससे क्या हमारी गवर्नमेंट मतलब डेवलपमेंट जो हमारी कंट्री की वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर पे हमारे पे क्या आ जाएगी? बोरोइंग। ठीक है, तो इसीलिए हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ, के फ्यूचर की ग्रोथ को हैम्पर करता है, कम करता है। अब है हमारा लास्ट प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है? प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, के करंट ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो कमी आई है, उसमें से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? प्राइमरी deficit. So guys, here we have end up our chapter 10 of introductory macroeconomics book of class 12. So if you like this video, please hit the like button, share it with your friends and do subscribe my channel. Thank you.